नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ यूजीसी नेट जून 2025 के एग्जामिनेशन में जो अपियर होने वाले हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैं आज क्लास लेके आया हूँ और ये खास तौर पे बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट फर्स्ट और स्टार्ट से मैं क्लास ले रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करने वाला हूं और ये खास तौर पे हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी है उनके लिए है। तो देखेंगे कहता है व्यावसायिक वातावरण बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडीज करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ से इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। देखेंगे कहता है व्यावसायिक वातावरण का अर्थ उस बाहरी और आंतरिक वातावरण से है जो एक व्यवसाय की गतिविधियों को प्रभावित करता है। जैसे आप समझ पा रहे हैं, कहते व्यावसायिक वातावरण का अर्थ है उस बाहरी और आंतरिक वातावरण से जो एक व्यवसाय की गतिविधियों को प्रभावित करता है। व्यवसाय को अपने कार्यों और निर्णय को इन पर्यावरणीय कारकों के यानी कि जो फैक्टर होती है आधार पर तय करना होता है। यह वातावरण विभिन्न तत्वों से बना होता है जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और तकनीकी। यहाँ हम मुख्य रूप से आर्थिक वातावरण और राजनीतिक वातावरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य उन यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से है जो व्यवसाय को अर्थात बिजनेस को एक्टिविटी को जो इफेक्ट डालता है यानी कि प्रभावित करता है उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो प्रभावित का मतलब ये कि उसको कोई भी कार्यों में उसका डिसीजन में जो इन्वायरमेंट जो उसको प्रभावित करते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी हुआ, चाहे कोई लीगल रिक्वायरमेंट हुआ या कोई इकोनॉमिक सिस्टम हुआ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हुआ, इन तमाम या कोई आंतरिक मैनेजमेंट हुआ, इन तमाम प्रकार के चीज़ को हम लोग कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट अर्थात व्यावसायिक वातावरण। अब चलते हैं आगे, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आर्थिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, ठीक ना। आर्थिक तो देखेंगे इकोनॉमिक का मतलब ये कहता है, यहाँ पे देखेंगे आर्थिक वातावरण व्यवसायों के लिए वह बाहरी वातावरण है जिसमें आर्थिक कारक व्यापार की प्रगति और सफलता को प्रभावित करते हैं। यह व्यापार की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्वों और प्रक्रियाओं का समूह है। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में निम्नलिखित प्रकार के तत्व को शामिल, मतलब जो आर्थिक रूप से जो व्यवसाय को प्रभावित करती है उसको बोला जाता है आर्थिक वातावरण। जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं उसे आर्थिक वातावरण कहते हैं। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली में इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसा कि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, ठीक ना, दूसरा होता है सोशलिज्म इकोनॉमिक्स और तीसरा होता है मिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक ना। ये तीन चीज़ आता है आर्थिक प्रणाली में। तो आर्थिक प्रणाली का अब थोड़ा सा मतलब समझेंगे। कहता है आर्थिक प्रणाली वह ढांचा है जिसके माध्यम से एक समाज के संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, तो कौन सा है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिज्म सिस्टम और मिक्स सिस्टम। इसी को कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिज्म इकोनॉमिक्स और मिक्स इकोनॉमिक्स। आगे देखते हैं टॉपिक में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए पहला कहता पूंजीवादी प्रणाली, कैपिटलिस्ट सिस्टम। इस प्रणाली में उत्पादन और वितरण के साधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। यहाँ बाजार की शक्ति जैसे पूर्ति और मांग नियंत्रित करती है। सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स सिंपल समझेंगे जिसमें ओनरशिप किसके हाथों में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ओनरशिप होती है, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक ना। प्राइवेट सेक्टर का इसका क्या होता है, हस्तक्षेप होती है। उत्पादन के साधनों में प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप होती है। इसी को बोला जाता है प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्राइस मैकेनिज्म भी बोला जाता है। क्या चीज़, प्राइस मैकेनिज्म, ठीक ना, याद रखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से एकदम सिंपल से समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। दूसरा देखिए कहता है सोशलिस्ट प्रणाली। सोशलिस्ट सिस्टम में कहता है इस प्रणाली में उत्पादन और वितरण के अधिकांश साधन सरकार के स्वामित्व में होते हैं। सरकार इन साधनों का प्रबंध करती है
और यह समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करती है। इसे एक किसके लिए, एक समाज के लिए ये देखती है सरकार। और कोई इसी को बोला जाता है सेंट्रल सिस्टम, यानी कि एक केंद्रीकृत प्रणाली है जो कोई एक व्यक्ति के हाथों में संसाधन की सभी उत्पत्ति के संसाधनों पे हस्तक्षेप किसका होता है, सरकार की होती है, एक केंद्र के हाथ में होती है, कोई एक व्यक्ति के लिए। यहाँ पर जो भी चीज़ें होगी सब गवर्नमेंट के अंदर में होगी, कोई निजी क्षेत्रों में नहीं होगी। ये किसके लिए होता है, पीपल को, जनता को वेलफेयर करने के लिए, कल्याण के लिए। जनता को किसके लिए होती है, कल्याण के हितों में काम की जाती है। और तो सोशलिज्म प्रणाली जो है अक्सर, अब ये प्रश्न में नहीं है, यानी कि सोशलिस्ट प्रणाली, कैपिटलिस्ट जो होती है अक्सर डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह में क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स चलती है, लेकिन मिक्स इकोनॉमिक्स ज़्यादातर हमारे इंडिया में भी है, देखेंगे। तीसरा है मिश्रित प्रणाली, मिक्स्ड सिस्टम। मिक्स्ड सिस्टम को कह सकते हैं जहाँ पे आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हाथों में इसका संपत्ति के संसाधनों पे हस्तक्षेप होती है। कुछ सेक्टर प्राइवेट होंगे, कुछ सेक्टर सरकार के हाथों में होंगे, ठीक है। देखिए कहता है यह एक संयोजित प्रणाली है जिसमें कुछ उत्पादन और वितरण के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं जबकि अन्य सरकारी स्वामित्व में होते हैं। यह प्रणाली पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्वों को मिलाकर काम करती है, ठीक है। हमारे भारत में अगर पूछा जाएगा तो मिश्रित प्रणाली चलती है और अधिकांशतः देशों में मिश्रित प्रणाली ही चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स चलती है, ठीक है। अब देखिए आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी में देखिए क्या कहता है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। यह नीति केंद्रीय बैंक जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका उद्देश्य मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य महंगाई दर को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और मुद्रा की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना, यानी कि प्राइस को एस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक को डेवलप करना और आर्थिक विकास को देना और मुद्रा की पूर्ति को, यानी कि जो मनी है उसको, सप्लाई को स्टेबल करके रखना, ठीक है। और साथ साथ महंगाई को भी नियंत्रण। उदाहरण, यदि महंगाई बहुत अधिक हो रही हो तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाकर ऋण की आपूर्ति कम कर सकता है जिसमें महंगाई को कम किया जा सकता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। यह नीति सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें सरकार के खर्च और कर नीति का निर्धारण शामिल होता है। इसमें सरकार जो होती है खर्चा और टैक्स को डिटर्मिनेशन करने की शामिल होती है पॉलिसी। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है, जैसे कि बजट जिसको कह सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी में बजट जो गवर्नमेंट बनाती है वो तो देखेंगे बजट में क्या होता है, अपने खर्च के बारे में ब्यौरा देती है। उदाहरण, सरकार अधिक खर्च कर सकती है या कर दरों को घटा सकती है ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़े और रोजगार सृजन हो। आर्थिक वातावरण के प्रभाव देखिए क्या क्या हो सकती है। आर्थिक वातावरण का व्यवसायों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे महंगाई और ब्याज दरें। उच्च महंगाई और ब्याज दरों उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता को घटाती है जो व्यापार की बिक्री को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। ब्याज दरों का प्रभाव, अगर ब्याज दर अधिक हो तो उधारी महंगी हो जाती है जिससे व्यापार को अपने विस्तार या संचालन के लिए ऋण लेना मुश्किल हो सकता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का उच्च स्तर व्यवसायों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है क्योंकि इसमें उत्पादन लागत बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से फिर कहते हैं राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। राजनीतिक वातावरण उन राजनीतिक, कानूनी और सरकारी पहलुओं को शामिल करता है जो व्यवसाय की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इसमें सरकार की नीतियाँ, राजनीतिक स्थिरता और कानूनी ढांचा शामिल होते हैं। तो देखेंगे सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। रेगुलेशन, विनियमन। सरकार व्यापारों के संचालन के लिए नियम और कानून बनाती है, जैसे कर प्रणाली, व्यापारिक लाइसेंसेस, श्रमिकों के अधिकार, पर्यावरणीय कानून आदि। यह नियम व्यवसायों को उनके कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है। उदाहरण, यदि सरकार ने किसी उत्पादन के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण कानून लागू किया तो कंपनियों को गुणवत्ता के मानकों को पूरा करना होगा, ठीक है। रेगुलेशन बनाती है, मतलब रूल्स, कानून बनाती है। प्रेरणा और सहायता, इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस। सरकार व्यापारों को विकास के लिए प्रोत्साहन देती है, जैसे कर छूट, अनुदान और सस्ते ऋण सुविधाएं। यह छोटे और मझोले
उद्योगों के लिए विशेष रूप से सहायक होती है। उदाहरण, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए कर राहत प्रदान कर सकती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। राजनीतिक स्थिरता का मतलब है कि सरकार के निर्णय और नीतियां लगातार बदलती नहीं है। इससे व्यापारों को भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन का डर नहीं रहता। यह व्यापार में निवेश को आकर्षित करता है और दीर्घकालिक योजना बनाने में मदद करता है। उदाहरण, यदि सरकार का राजनीतिक नेतृत्व स्थिर है तो निवेशक देश में व्यापार करने के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि भविष्य में नीतियों में कोई अप्रत्याशित बदलाव होने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से रहा। राजनीतिक पर्यावरण के प्रभाव देखेंगे। लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा। सरकार के द्वारा स्थापित किए गए कानूनों ढांचे का व्यापारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सरकारी निर्णय, तो देखेंगे सरकार के निर्णय व्यवसायों की दिशा बदल सकते हैं। जैसे किसी उत्पादन पर नए कर लगाने से उस उत्पादन का मूल्य बढ़ सकता है, या किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की नई नीति में उस उद्योगों में वृद्धि हो सकती है। सरकारी नीतियां और व्यापार, आयात निर्यात नीति होती है, कर नीति होती है, तो ये सभी चीज़ें। तो इस तरह से आज ये टॉपिक ख़त्म हुआ। जो भी अभ्यर्थी है जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी रिलेवेंट है। और जो नए कैंडिडेट है मेरे चैनल से जुड़ेंगे, ताकि जो 2025 जून एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं टॉपिक वाइज अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं समय समय पे लाता रहूँगा। और इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोग फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे, ताकि जो भी टॉपिक हो, मेन टॉपिक जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, वो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लाता रहूँगा। और साथ ही साथ मैं बीच बीच में MCQ क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। इसलिए आप सभी मेरे चैनल से बने रहेंगे और इसका एडवांटेज उठाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।